Good morning, students. Today we will study the next topic of our first chapter, that is chemical equation. आज हम लोग केमिकल रिएक्शन देख चुके हैं. केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अब देखेंगे केमिकल इक्वेशन. The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of a substance participated is known as chemical equation. देखो केमिकल इक्वेशन मतलब क्या हो गया, किसी केमिकल रिएक्शन को मान लेते हैं केमिकल रिएक्शन है. इस केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसके सिंबल्स और उसके फॉर्मूला का यूज करके उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन. वैसा मेथड, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग इट्स, दो चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें, सिंबल्स एंड फॉर्मूले. अगर कोई एलिमेंट है तो उसके सिंबल का यूज करेंगे, कोई कंपाउंड है तो उसके फॉर्मूला का यूज करेंगे. तो सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज करके, सिंबल्स किसके लिए आएगा, जैसे हाइड्रोजन है तो H लिखेंगे, फॉर्मूला कंपाउंड है, जैसे NaCl रिएक्शन में भाग ले रहा है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड भाग लेगा तो NaCl लिखेंगे. इसका मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन को हमको लिखना है तो उसको लिखने के दौरान अगर हम सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन को जो लिखने का मेथड होगा वह क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन. ठीक है. द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, दो चीज़ों का ध्यान इसमें रखना है. इसमें हम लोग जब यूज करेंगे वी विल ओनली यूज द सिंबल्स एंड फार्मूले. पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसके सिंबल और फार्मूला. अगर कोई एलिमेंट है तो उसके सिंबल का, या फिर उसमें अगर कोई कंपाउंड रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है तो उसके फार्मूले का यूज करेंगे, जो भी पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में. तो रिएक्शन में अगर एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करता है तो एलिमेंट्स के सिंबल को लिखेंगे. अगर रिएक्शन में कोई कंपाउंड भी हिस्सा लेता है, इफ एनी कंपाउंड इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, अगर कोई कंपाउंड उसमें हिस्सा ले रहा है तो वहाँ पे उस कंपाउंड का फॉर्मूला भी लिखेंगे, लेकिन रिएक्शन में उसी को लिखेंगे जो पार्टिसिपेट होगा. ठीक है. इट इज ए शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन जैसे मान लेते हैं कि जिंक रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो हम इसको लिखेंगे व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीजेस. तो यह एक लंबा मेथड हो गया, इट इज ए लॉन्ग मेथड. तो शॉर्ट हैंड मेथड जो है किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, तो केमिकल रिएक्शन जो इतना लंबा है उसको शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं तीन तरीके से. पहला जो मेथड होगा केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज वर्ड इक्वेशन. ठीक है. तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली इट इज ए शॉर्ट हैंड मेथड, मतलब छोटा करके लिखते हैं हम लोग शॉर्ट हैंड में. तो सिंबल यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो शॉर्ट हैंड ही है, बार बार लंबा ना लिखना पड़े उसके लिए हम लोग उसके जगह पे सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करते हैं. और यही जो मेथड है जिसमें हम सिंबल्स और फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं. केमिकल इक्वेशन शॉर्ट हैंड मेथड है. किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस शॉर्ट हैंड मेथड का यूज करते हैं उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं. और इस शॉर्ट हैंड में हम लोग करते क्या है, बेसिकली सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करते हैं. याद रखना है, सिंबल्स यूज करेंगे किसके लिए, तो सिंबल्स का यूज करेंगे एलिमेंट्स के लिए, और कोई कंपाउंड अगर हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो उसके लिए फॉर्मूले का यूज करेंगे. वर्ड इक्वेशन पहला हो गया मेथड रिप्रेजेंट करने का, वर्ड इक्वेशन. तो वर्ड इक्वेशन क्या नाम ही है, वर्ड, मतलब इसमें वर्ड होना चाहिए. When a chemical reaction is represented using a chemical name rather than symbol, जैसे मान लेते हैं कि जिंक है तो जिंक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Zn सिंबल, ही तो सिंबल हो गया, लेकिन इसको वर्ड कैसे लिखेंगे, जिंक. तो अगर हम इस सिंबल के जगह इस वर्ड का यूज करते हैं तो यह जो इक्वेशन होगा वर्ड इक्वेशन होगा. वर्ड इक्वेशन क्या होगा, इसमें हम केमिकल नेम का यूज करते हैं रेदर देन सिंबल. सिंबल्स की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे, केमिकल नेम का यूज करेंगे. तो केमिकल नेम का अगर यूज करते हैं तो वर्ड इक्वेशन होगा, और केमिकल नेम की जगह सिंबल का यूज करेंगे तो दूसरा होगा स्केलेटन इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन में सिंपल याद रखना, वर्ड का यूज करेंगे, सिंबल्स का यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, तो उसको वर्ड इक्वेशन कहेंगे. एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड इट इज ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जब जिंक रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है, यह तो केमिकल रिएक्शन हो गया. इस रिएक्शन को सबसे पहला जो मेथड हो गया लिखने का, दैट इज वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, तो वर्ड यूज करेंगे. जैसे जिंक है तो जिंक के लिए जिंक वर्ड यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड वर्ड यूज कर रहे हैं. एरो दिखाएंगे, एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. इधर जो प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. तो यहाँ पर हम जनरली किसका यूज कर रहे हैं,
जो भी एलिमेंट या कंपाउंड हैं उनके नेम्स का यूज कर रहे हैं। तो वर्ड इक्वेशन में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, जो भी कंपाउंड या एलिमेंट है उनके सिंबल्स या फॉर्मूले का यूज नहीं करते हैं, उसमें किसका यूज करेंगे, तो उसमें हम लोग वर्ड का यूज करेंगे, उनके नेम का यूज करेंगे। तो केमिकल नेम का यूज करेंगे तो उसको वर्ड इक्वेशन कहेंगे। और सेम टू सेम अगर इस केमिकल नेम के जगह पे हम सिंबल्स का यूज करेंगे तो इसको सेकेंड टाइप होगा जो केमिकल इक्वेशन का, जिसको स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटन जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स हमारे स्केलेटन है हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं, तो उसी तरह से हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देने में जिसका स्केलेटन का ही मेन फॉर्म पार्ट होता है, उसी तरह से केमिकल रिएक्शन को जब लिखते हैं तो केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम सिंबल्स या फॉर्मूले का यूज करते हैं, नेम का यूज नहीं करेंगे, अगर हम इस जिंक के जगह Zn लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के जगह H2SO4 लिखते हैं, और जिंक सल्फेट के जगह ZnSO4, हाइड्रोजन के जगह H2 लिखते हैं, मतलब पहले यहाँ यूज कर रहे थे नेम और यहाँ यूज कर रहे हैं सिंबल। तो अगर हम नेम यूज कर रहे हैं तो यह क्या होगा, वर्ड इक्वेशन, और इस नेम के जगह हम लोग अगर सिंबल यूज कर रहे हैं तो इसको स्केलेटन इक्वेशन कहेंगे। जब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उनके सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करके तो उसको क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। और स्केलेटन इक्वेशन इज जनरली अनबैलेंस्ड इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है, शुरू में सिर्फ लिख रहे हैं कि जिंक रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जिंक सल्फेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, तो कितना हिस्सा लिया, कितने एटम्स पार्टिसिपेट किए, हम उसको भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। और स्केलेटन इक्वेशन में हम नंबर्स नहीं दिखाते, कौन कितने अमाउंट में पार्टिसिपेट करता है, किस पे कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जनरली हम लोग स्केलेटन इक्वेशन में क्या करते हैं, स्केलेटन इक्वेशन में सिर्फ वर्ड का जो सिंबल होता है उस सिंबल को लिख दिए, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जिंक पार्टिसिपेट कर रहा है तो जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4, जिंक सल्फेट बना तो ZnSO4, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया तो H2 लिखेंगे। एरो ऊपर की तरफ जो गैसेज रिलीज होगा रिएक्शन के समय उसमें एरो ऊपर की तरफ दिखाते हैं। और स्केलेटन इक्वेशन अनबैलेंस इक्वेशन होता है, क्यों, क्योंकि स्केलेटन इक्वेशन में हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम सिंबल्स का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसके क्वांटिटी का बात नहीं करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, स्केलेटन इक्वेशन। याद रखना है, वर्ड इक्वेशन में वर्ड का यूज करेंगे और स्केलेटन इक्वेशन में इस वर्ड के जगह हम सिंबल्स का यूज करेंगे। तो केमिकल नेम अगर होगा तो केमिकल नेम यूज करेंगे तो उसका वर्ड इक्वेशन, और इस केमिकल नेम की जगह हम सिंबल्स यानी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ सिंबल्स और फॉर्मूले जब यूज हो जाएंगे तो इसी वर्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिए हम, स्केलेटन इक्वेशन में। क्वेश्चंस में आएगा वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा, वर्ड इक्वेशन से हमको स्केलेटन इक्वेशन लिखना होगा तो फॉर्मूले आना चाहिए, सिंबल्स आना चाहिए, एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का। The second one is skeleton equation. Skeleton equation is also known as unbalanced chemical equation. skeleton equation को unbalanced chemical equation कहते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ हम लिखते हैं कौन सा पार्ट है, उसका सिंबल लिखते हैं, कितने अमाउंट में वह हिस्सा ले रहा है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है पार्ट उसका जो नंबर ऑफ मोल्स होता है या मॉलिक्यूल्स कितने हैं वह हम उसमें नहीं दिखाते हैं, तो उसको कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन या अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का अगर डिफिनेशन पूछेगा तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर अनइक्वल। तो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में मान लेते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, उनके आइटम्स का नंबर रिएक्टेंट में अलग होगा और प्रोडक्ट में अलग होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। When sodium react with chlorine, it forms sodium chloride. सोडियम रिएक्शन करेगा क्लोरीन से तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे सोडियम एक एटम इसका है, क्लोरीन का 2 एटम है, यह हो गया रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में देखेंगे सोडियम का 1 एटम, क्लोरीन का 2 एटम है। प्रोडक्ट में देखते हैं सोडियम का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम। सोडियम तो इक्वल है, इसके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम आर इक्वल, बट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन आर नॉट इक्वल। क्लोरीन के एटम्स इनिशियली 2, फाइनली 1 है, अनइक्वल है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यह इक्वेशन कैसा है, अनबैलेंस। कोई भी एक अनइक्वल हो गया नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा व्हाई शुड वी ऑलवेज बैलेंस द इक्वेशन, क्यों बैलेंस करना चाहिए, तो लिखेंगे हाउएवर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है स्टेट्स दैट मैटर या एटम्स जो भी हैं या मैटर मतलब जिस चीज़ से कोई सब्सटेंस बना हुआ है तो उसके अंदर एटम्स ही होते हैं। तो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मान लेते हैं हम सोडियम का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से, तो सोडियम क्लोराइड बना। यहाँ पे पहले भी बताए हैं कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, किसी तरह के नए एटम्स का निर्माण नहीं होगा, न ही पुराने वाले एटम्स डिस्ट्रॉय होंगे। Neither the old atoms are destroyed nor the new atoms are created, only rearrangement takes place। सिर्फ होता क्या है, रीअरेंज हो जाता है। पहले अरेंजमेंट अलग तरीके से, बाद में अरेंजमेंट अलग तरीके से हो जाता है। तो यहाँ भी वही होगा, सोडियम शुरू में लिए थे, बाद में भी सोडियम रहेगा, क्लोरीन शुरू में लिए थे, क्लोरीन बाद में भी रहेगा, लेकिन अरेंजमेंट सिर्फ चेंज हो जाएगा। दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर या एटम्स को किसी केमिकल रिएक्शन के समय ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही यहाँ से दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ना ही किसी नए तरह के एलिमेंट्स के एटम को हम जनरेट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के समय। नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के समय ना तो एटम्स डिस्ट्रॉय होंगे, ना ही एटम्स क्या होंगे, क्रिएट होंगे, ना तो नए आइटम्स बनेंगे, ना पुराने आइटम्स डिस्ट्रॉय होंगे। तो यहाँ पे जितने आइटम्स हम पहले लिए थे जिस एलिमेंट के, फाइनली प्रोडक्ट में भी उतने ही आइटम्स होने चाहिए। इस यही रीज़न है कि हम लोगों को हमेशा केमिकल इक्वेशन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। क्यों बैलेंस करना होगा, क्योंकि रिएक्शन में इनिशियली जितना ही लिए थे, फाइनली हमको नंबर ऑफ आइटम्स दोनों तरफ सेम होना चाहिए, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। इनिशियली सोडियम का एक आइटम लिए हैं तो फाइनली भी एक आइटम है, यहाँ क्लोरीन का दो आइटम है तो फाइनली भी दो ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमको बैलेंस करना जरूरी होता है। क्यों, तो नियम क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। पहले भी डिफिनेशन लिखा चुके हैं, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, जो एटम्स हैं पहले अलग तरीके से अरेंज होंगे, रीअरेंजमेंट होता है जिसमें आइटम्स जो होंगे पहले अलग तरीके से अरेंज होंगे, बाद में अलग तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे, बैलेंस, नाम ही है बैलेंस। बैलेंस मतलब बराबर, दोनों तरफ सेम टू सेम, नंबर ऑफ आइटम्स बोथ साइड क्या होना चाहिए, हर तरह के एलिमेंट्स का नंबर ऑफ आइटम इन द रिएक्टेंट साइड एंड इन द प्रोडक्ट साइड मस्ट बी सेम। द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी, या तो एलिमेंट्स कंपाउंड में हो या फिर सिंगल फॉर्म में हो, अकेले हों, तो अगर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और क्लोरीन दो एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनके जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम होना चाहिए। ऐसे रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस मतलब बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, जो अलग अलग तरह के आइटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, उनका नंबर दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम। अरेंजमेंट कैसे भी हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, अरेंजमेंट तो चेंज होगा, रीअरेंज तो होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द प्रोडक्ट साइड ऑफ दैट एलिमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम, यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम का वन आइटम है रिएक्टेंट में, क्लोरीन का दो आइटम है। जब रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड बना, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में देखते हैं तो मैग्नीशियम का एक आइटम और क्लोरीन का दो आइटम। तो यहाँ मैग्नीशियम एक आइटम रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी एक आइटम, क्लोरीन दो आइटम रिएक्टेंट में भी और दो आइटम प्रोडक्ट में भी। बोथ द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ आइटम्स ऑन बोथ द साइड ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी दोनों के आइटम्स का नंबर सेम है डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यह तो बैलेंस है, अगर बैलेंस नहीं होगा, जैसे यह रिएक्शन है Na+Cl2 NaCl है, यह अनबैलेंस इक्वेशन है, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं। जनरली हम लोग यूज करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। तो बैलेंस करने से पहले अब हम लोग सीखेंगे बैलेंस कैसे करेंगे, लेकिन बैलेंस करने से पहले हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा दो टर्म है, कोफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट। तो कोफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट किसको कहते हैं पहले जान लो। कोफिशिएंट जैसे मान लेते हैं, लिखते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में इसका वन आइटम और इसका भी वन आइटम, तो यहाँ जो वन लगा, यहाँ जो वन लगा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सबस्क्रिप्ट।
और इसके आगे मान लेते हैं यहाँ लगा दिए 2, या फिर यहाँ लगा दिए 3 NaCl लगा दिए, 4 NaCl लगा दिए। तो यहाँ जो 2 3 4 है, यह जो 2 3 4 है जो शुरू में लगेगा कंपाउंड एलिमेंट के जो फर्स्ट में होता है, इनिशियल में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। और कोएफिशिएंट जो होता है यह 2 है, तो यह रिप्रेजेंट करता है कि सोडियम क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 मॉलिक्यूल्स में सारे का नंबर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड में यहाँ अगर 3 लगा देंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 लगा देंगे तो 4 से। जैसे 2 NaCl में अगर हम लिखते हैं सिंबल, पहले देखते हैं NaCl, तो NaCl में सोडियम 1 और क्लोरीन भी 1, सोडियम भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। लेकिन 2 NaCl में यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ सोडियम का टोटल नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो 2 इंटू दिस इंटू दिस, क्लोरीन का निकालेंगे तो 2 इंटू 1, यानी इसका भी 2 एटम, इसका भी 2 एटम। तो अगर 3 NaCl होगा तो 3 NaCl होगा तो यह जो सब्सक्रिप्ट है यह इससे भी इंटू होगा और इससे भी इंटू होगा। तो सोडियम का निकालेंगे आइटम्स टोटल तो 3 इंटू 1, क्लोरीन का निकालेंगे तो 3 इंटू 1, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, MgOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ जो 2 है सब्सक्रिप्ट है, लेकिन ये होल ट्वाइस है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ 2 जो होगा तो यह 2 इन दोनों के लिए आएगा, इसके लिए नहीं आएगा। सब्सक्रिप्ट जो होगा जिसके साथ होता है ब्रैकेट में है तो उसके अंदर जितने हैं सब के लिए, या फिर अकेले हैं तो अकेले, जैसे AlCl3, तो यहाँ जो 3 है क्लोरीन के लिए आया सब्सक्रिप्ट, और यहाँ जो है 2 वह दोनों के लिए आएगा। तो ऑक्सीजन का आइटम यहाँ निकालेंगे तो 1 इंटू 2, हाइड्रोजन का आइटम यहाँ निकालेंगे तो 1 इंटू 2, मैग्नीशियम का आइटम निकालेंगे तो 1, इसके साथ 2 नहीं आएगा। मैग्नीशियम का लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, सिर्फ 1 रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम 4 लगा देते हैं तो अब 4 लगाएंगे तो यह जो 4 होगा सारे में मल्टीप्लाई होगा। मैग्नीशियम 1 इंटू 4, यहाँ ये जो 4 है 4 2 जा 8, यह 8 हो जाएगा। तो 8, अब यहाँ पे 2 के जगह कितना लगाना पड़ेगा, 8, यहाँ भी 2 के जगह कितना लगाना पड़ेगा, 8। तो यह जो ध्यान रखना क्या है कि यह जो कोफिशिएंट होता है जो इनिशियल स्टेज में होता है यह सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो सब्सक्रिप्ट होता है जिसके साथ होगा अकेले है तो सिर्फ उसके साथ, अगर ब्रैकेट में है तो उस दोनों या तीनों जितने भी अंदर होंगे, जैसे यहाँ लिखे हैं NO3 का होल ट्वाइस, तो NO3 का होल ट्वाइस, यह 3 ऑक्सीजन का सब्सक्रिप्ट है, और यहाँ जो 3 या यहाँ जो 2 होगा यह इन दोनों के लिए। तो नाइट्रोजन के आइटम्स को लिखेंगे तो यहाँ 1, तो टोटल आइटम 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का लिखेंगे तो 3 इंटू 2, यहाँ 2 यहाँ आ गया 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर हम लिखते हैं 2AgNO3 में, जैसे 2AgNO3 है तो पहले AgNO3 का होल ट्वाइस यहाँ लिखते हैं। Ag कितना होगा, सिल्वर 1 एटम, नाइट्रोजन यहाँ 1 इंटू 2, ऑक्सीजन 3 इंटू 2, यह तो हो गया AgNO3 है। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर यहाँ हम लगा देते हैं 2, तब सारे आइटम्स का नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर यहाँ लगा दिए 3, मान लेते हैं यहाँ लगा दिए 3, कोफिशिएंट 3 हो गया, तो यहाँ भी सब में कितना मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 से। तो इतना बात ध्यान रखना है कि यह जो कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ भी जो 2 है आगे में लगा है, तो जो इनिशियल स्टेज में आता है सबके पहले होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। और कोफिशिएंट कैन बी चेंज। कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको रिएक्शन में दर्शाता है। अगर मान लो इसके यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो कॉपर का 1 मॉलिक्यूल, तो सिल्वर नाइट्रेट का 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ 1 मॉलिक्यूल इसका बनेगा और सिल्वर के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो जो इनिशियल स्टेज में जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह बेसिकली हमको क्या बताता है, अमाउंट बताता है। तो अमाउंट को हम रिएक्शन में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं। तो कोफिशिएंट कैन बी चेंज, ध्यान रखना, कोफिशिएंट हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इसके सब्सक्रिप्ट होंगे वह चेंज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि सब्सक्रिप्ट जो होता है यह कंपाउंड के फार्मूला में आता है, और कंपाउंड का फार्मूला हम पढ़े हैं। कंपाउंड जब बनता है तो रेशियो क्या होता है, कंपाउंड में फिक्स होता है। जैसे NaCl, तो सोडियम 1:1 में कंबाइन करता है,
तो यहाँ पे हम कंपाउंड के फार्मूला में Na2Cl या फिर NaCl2 नहीं लगा सकते, क्योंकि रेशियो चेंज हो जाएगा। जब रेशियो यहाँ चेंज होगा, सब्सक्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सब्सक्रिप्ट चेंज करेंगे, सब्सक्रिप्ट जैसे ही चेंज होगा, कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कंपाउंड सेम रखने के लिए हम किसको चेंज कर सकते हैं, नंबर चेंज करना है तो कोफिशिएंट को चेंज करेंगे। कोफिशिएंट चेंज करेंगे तो कंपाउंड का अमाउंट चेंज होगा, कंपाउंड चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर NO3 का होल ट्वाइस है, इसके जगह दूसरा फॉर्मूला अगर यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 3 लिख देंगे 2 के जगह, तो इन दोनों में जहाँ भी जो सब्सक्रिप्ट होंगे, सब्सक्रिप्ट में कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे। जैसे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, H2O, यह वाटर है, H2O2 यह हेवी वाटर है, ठीक है। तो यह जो हो गया अलग कंपाउंड है और यह जो हो गया अलग कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट जो था सेम था, तो कोफिशिएंट सेम रह नहीं रहे, उससे प्रॉब्लम नहीं है। हमको सेम क्या होना चाहिए, कंपाउंड सेम होने के लिए उसके सब्सक्रिप्ट सेम होने चाहिए। यहाँ देखो 2:1 में, यहाँ 2:2 में कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ रेशियो अलग, यहाँ रेशियो अलग। रेशियो जैसे ही चेंज हो जाएगा तो सब्सक्रिप्ट इसलिए चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्ट चेंज करने से होता क्या है, सब्सक्रिप्ट जब हम चेंज करेंगे तो उसका कंपाउंड का रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे ही रेशियो चेंज हुआ, कंपाउंड ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते उस रेशियो में, क्योंकि कंपाउंड का फार्मूला जो होता है हमेशा फिक्स होता है, रेशियो फिक्स होता है। तो सब्सक्रिप्ट याद रखना है, कभी नहीं चेंज करेंगे। जो नीचे साइड में होता है सब्सक्रिप्ट होता है, और सब्सक्रिप्ट हमेशा आएगा किसके लिए, सब्सक्रिप्ट हमेशा आता है जो उसके साथ है। अगर यहाँ NO3 का होल ट्वाइस है तो N के लिए भी 2 और O3 के लिए भी 2 आएगा। अगर NO3 है, सिर्फ देखते हैं, तो N के लिए 1 और O के लिए 3। तो यहाँ जो 3 है ऑक्सीजन का सब्सक्रिप्ट है, यहाँ जो ब्रैकेट में 2 लगा यह भी सब्सक्रिप्ट है, लेकिन किसका है, NO3 का सब्सक्रिप्ट है, लेकिन Ag के साथ इसको नहीं काउंट करें। दूसरा बात ध्यान क्या रखना है, कोफिशिएंट जो होगा जिसके पहले आएगा उन सारे के साथ काउंट होगा। जैसे यहाँ 2 है तो इसका भी डबल, इसका भी डबल और इसका भी डबल, सारे के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 4 रखेंगे तो सबके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद सीखेंगे कैसे बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। अब हम बैलेंसिंग करना सीखते हैं। बैलेंसिंग में 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कोफिशिएंट और सब्सक्रिप्ट का। कोफिशिएंट चेंज हो सकता है, कोफिशिएंट अमाउंट को दर्शाता है तो अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्ट नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्ट बेसिकली रेशियो को दर्शाता है। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं किस रेशियो में कंबाइन किए, तो कंपाउंड का रेशियो चेंज नहीं होता है, चेंज होगा तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, सब्सक्रिप्ट में कभी चेंजेस नहीं लाएंगे, फार्मूला को कभी चेंज नहीं करेंगे। चेंज जब भी करेंगे, बैलेंस जब भी करेंगे तो किसको चेंज करेंगे, कोफिशिएंट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले जो मेथड है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे जो कंपाउंड्स हमारे पास दिया है, जो रिएक्शन दिया है उस रिएक्शंस में पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ H2, तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ देखेंगे कितने आइटम है, 2 आइटम है। ऑक्सीजन के लिए यहाँ कितना आइटम है, 2 आइटम है। रिएक्टेंट में फिर प्रोडक्ट में देखते हैं, हाइड्रोजन के लिए 2 आइटम, ऑक्सीजन के लिए 1 आइटम। अब हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन दोनों साइड इक्वल है, तो हाइड्रोजन जब दोनों साइड इक्वल है तो यह तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 और इधर 1। अब रिएक्टेंट में 2 लिए हैं, इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो रिएक्टेंट में जो 2 है इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमको बढ़ाना किसको होगा, प्रोडक्ट वाले को। तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 लाने के लिए कितना से इंटू करेंगे, 2 से। तो इसको 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ तो 2 नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्ट यहाँ अगर 2 लिख देंगे तो यह सब्सक्रिप्ट होगा, तो सब्सक्रिप्ट कभी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ 2 कभी नहीं लगा सकते हैं। जब भी 2 या 3 लगाएंगे तो इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको कहाँ रखना पड़ेगा, हमेशा 2, 3 जो भी लगेगा वह कहाँ लगेगा, कोफिशिएंट में लगेगा। तो 2 यहाँ लगा के चेक करते हैं। अब यहाँ 2 लगा दिए, तो यहाँ 2 लगा लिए तो हमको पता है कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी। यहाँ 1 है तो 2 1 जा 2, यहाँ तो ठीक है 2 आ गया, यहाँ भी 2, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन अब इक्वल है, देखो ऑक्सीजन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे हाइड्रोजन इधर 4 आ गया, इधर 2 है, तो अब यहाँ 2 है, अभी 4 है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो 4 है तो यहाँ 2 है, तो इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए इसको कितना से इंटू करना पड़ेगा, 2 से, तो यहाँ 2 लगा सकते हैं। अब 2 2 जा 4, यह भी आ गया 4, यह भी आ गया 4, तो बैलेंस हो गया। पहले क्या करेंगे, सारे रिएक्टेंट में जो आइटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के उसको लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट में जो है उसको लिखेंगे, फिर देखेंगे कौन से इक्वल है, फिर कौन से इक्वल नहीं है। जो मिनिमम है उसको तो रखना होगा, जो बड़ा है
ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, मिनिमम वाले को उसके बराबर करेंगे। जैसे दूसरा इक्वेशन हम देखते हैं, दूसरा इक्वेशन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनेगा। अगर इनसफिशिएंट कम अमाउंट में ऑक्सीजन देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सफिशिएंट अमाउंट में देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मान लेते हैं इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन तो बना कार्बन मोनोऑक्साइड, बैलेंस करना है। तो हम देखते हैं कार्बन का यहाँ 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, यहाँ कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 1 एटम, यहाँ तो 1 कार्बन तो ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन को देखते हैं इधर 2 इधर 1, तो जो मिनिमम है इधर ऑक्सीजन मिनिमम है तो इसको करेंगे इसके बराबर, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इस 1 को क्या करेंगे 2 से इंटू करेंगे। अब 2 हमको पता है, सब्सक्रिप्ट तो चेंज नहीं कर सकते, यहाँ तो 2 लगा नहीं सकते हैं, जब भी 2 से इंटू करेंगे तो 2 कहाँ लगाना पड़ेगा, कोफिशिएंट में, तो 2 यहाँ लगाएंगे कोफिशिएंट में। अब यहाँ जो 2 लगा तो 2 चूँकि इसमें लगा तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट में आता है सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बन जा 2। अब कार्बन यहाँ 2 हो गया, यहाँ तो ठीक है ऑक्सीजन इक्वल हो गया, लेकिन कार्बन यहाँ 2, यहाँ कितना रह गया 1। अब हम इस फार्मूला को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, मिनिमम रखना पड़ेगा। तब हमको क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन को जो यह मिनिमम है, इस मिनिमम को इस 2 के इक्वल करना होगा, तो इस 2 के इक्वल लाने के लिए यहाँ कितना से इंटू करेंगे 2 से, तो यहाँ 2 लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन भी इक्वल हो गया, ऑक्सीजन भी इक्वल हो गया, तो यह बैलेंस हो गया। तीसरा इक्वेशन है, देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3OH बनेगा। यहाँ देखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, यहाँ कार्बन 1, हाइड्रोजन 3 और यहाँ 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले लिख लेते हैं, ऑक्सीजन जैसे यहाँ ऑक्सीजन लिखे थे यहाँ भी पहले ऑक्सीजन लिख लेते हैं 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना है देखते हैं 3 और 1 4, एक साथ टोटल काउंट करेंगे, रिएक्टेंट में टोटल हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 3 और 1 4, रिएक्टेंट में 2। अब कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, कार्बन और ऑक्सीजन तो इक्वल है, बाकी कौन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो हमको यहाँ 4 है तो 4 जो मैक्सिमम है उसको तो रहने देंगे, जो मिनिमम है उसको बढ़ाएंगे। हाइड्रोजन को यहाँ 4 लाने के लिए कितना से इंटू करना पड़ेगा 2 से, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन को यहाँ 2 लगा दिए 4, यहाँ भी आ गया 4। देखते हैं हाइड्रोजन कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 4, बैलेंस हो गया, इट इज बैलेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बैलेंस करना है, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, इसको हीट करेंगे तो यह जो रिएक्शन होगा हीट होने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। तो बैलेंस करते हैं, पहले यहाँ देखते हैं पोटेशियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3। यहाँ देखते हैं पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2। पोटेशियम और क्लोरीन तो 1 1 है, इक्वल है दोनों तरफ, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 3 यहाँ 2, तो यह तो 3 है, तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम को तो कम नहीं कर सकते, मिनिमम वाले को बढ़ाएंगे, तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 2 और 3 इक्वल कब होगा, जब दोनों 6 हो जाएगा। 2 और 3 अगर यहाँ 2 से इंटू करते तो 4 हो जाएगा, यह 3 ही रह जाएगा, तो 3 और 2 को इक्वल करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 लाने के लिए इधर 3 से इंटू तो इधर करना पड़ेगा 2 से इंटू। अब देखते हैं जब 3 और 2 का एलसीएम 6 है तो 3 को 6 लाने के लिए 2 से, तो 2 को 6 लाने के लिए 3 से इंटू करेंगे। ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ जब लगा दिए 3 तो यहाँ लगाते हैं 3, ठीक है, तो इससे तो कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि अकेले है, कोफिशिएंट उसमें लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो कोफिशिएंट 2 लगाए हैं यह 2 यहाँ लगाएं, तो 2 यहाँ लगाएंगे तो यहाँ इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2, डबल हो गया कोफिशिएंट कंपाउंड में। यहाँ लेकिन कितना है 1, अभी 2 अभी दोनों तो 2 मिनिमम रहेगा ही, लेकिन इधर 2 है इधर 1 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 से इंटू, यहाँ 2 लगाएंगे तो ये 2 से इंटू, तो इसमें भी 2 से। अब देखते हैं 2 6, अब इधर पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन 6, ठीक है, तो बैलेंस हो गया। दूसरा देखते हैं रिएक्शन, CH4 मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कार्बन यहाँ काउंट करते हैं 1, हाइड्रोजन काउंट करते हैं 4, ऑक्सीजन काउंट करते हैं 2। रिएक्टेड में प्रोडक्ट में देखते हैं कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 और 1 3, एक साथ काउंट करेंगे। प्रोडक्ट में जितने भी होंगे अलग अलग कंपाउंड्स में भी होंगे, लेकिन प्रोडक्ट साइड के सारे को एक साथ लिखेंगे।
अब यहाँ कार्बन तो इक्वल है, हाइड्रोजन 4, यहाँ 2, तो यहाँ मिनिमम हमको 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ तो मिनिमम 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जब 2 लगाएंगे तो इसमें भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लग गया 2 2 जा 4, यहाँ 2 1 जा 2, यहाँ जब 2 लगा तो ये ऑक्सीजन 2 1 जा 2 और 2 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल हो जाएगा 4। यहाँ देखते हैं कार्बन 1, जब यहाँ 2 लगा दिए तो 2 1 जा 2, 4 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 1 जा 2, 2 और 2 टोटल कितना ऑक्सीजन आ गया, 4, यहाँ ठीक है 4 आ गया। लेकिन यहाँ यह दोनों तो इक्वल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4, यहाँ 2। अब इसको क्या करेंगे 4 लाने के लिए, तो यहाँ पे करेंगे इंटू 2 से, यहाँ 2 लगा दिए। अब देख लेते हैं 2 2 जा 4, यह भी 4 आ गया, 1 1 4 4 4 4, तीनों एलिमेंट्स इक्वल हो गए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जितना रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में। और भी क्वेश्चंस हैं जो पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, होमवर्क के रूप में तुम लोगों को करना है, ठीक है। यू हैव टू डू इट। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा फिर उसको डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लासेज में 2 पीडीएफ में पेपर होंगे, एक पेपर आज देंगे, फिर नेक्स्ट क्लासेज में एक पेपर, दोनों को सोल्व करना है तुम लोग को। जहाँ जहाँ जिसमें दिक्कत होगा कमेंट में लिखना है तुम लोगों को, और वह क्वेश्चन जो होगा सोल्व करेंगे, फिर से बताएंगे डाउट क्लासेज में तुम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में।